हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज डेट है 2 दिसंबर और डे है मंडे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा दिन शुभ सोमवार के साथ। देखो फ्रंट पेज पे ये इंडिया और पाकिस्तान के बारे में है। रिसेंटली ना 1 जनवरी को क्या हुआ, हमने एक लिस्ट भेजी हमारे जितने प्रिजनर्स, मतलब हमारे यहाँ के लोग वहाँ पर एज ए प्रिजनर्स हैं उनके बारे में, हमारे मिलिटेंट उधर प्रिजनर्स हैं उनके बारे में, और जो फिशरमैन्स हैं उनके बारे में, जो जिन फिशरमैन्स को उन्होंने पकड़ के रखा था उनके बारे में। सो ये हमने लिस्ट भेजी और उन्होंने ऐसी लिस्ट हमें भेजी। सो ये लिस्ट ना हर साल 1 जनवरी को वो भेजते हैं और हम भेजते हैं। और 1 जुलाई को क्या होता है, 1 जुलाई को हम लोग हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट उन्हें भेजते हैं और वो हमें। अच्छा, अभी क्यों होता है, देखो पहला तो आपको समझ में आ गया कि हम अपने फिशरमैन्स को वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे आर्मी मैन्स को वापस बुलाना चाहते हैं, इसलिए भेजते हैं। बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स की क्यों भेजते हैं, ताकि अगर कल को जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू है उस पर अगर लड़ाई हो जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बचे रहें। क्योंकि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर पे ब्लास्ट होगा ना तो एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट होने का, न्यूक्लियर वॉर मतलब आप समझते हो ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर चेरनोबिल में जैसे ब्लास्ट हुआ था तो कितना लॉस हुआ था लाइफ को, तो वैसा हो सकता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर की हम पहले से बता देते हैं कि इधर इधर न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उस एरिया में ना हो। तो ये लिस्ट ना न्यूक्लियर रिएक्टर की 1 जुलाई में और माइग्रेंट वर्कर्स की, जो हम फिशरमैन्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं वहाँ, उनकी 1 जनवरी को एक्सचेंज की जाती है लिस्ट। तो ये लिस्ट एक्सचेंज की और उसी के बारे में था। अब ये जीएसटी के बारे में है, आपको अपनी इकोनॉमी की बुक उठा के जीएसटी के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक्चुअली ना दिसंबर के मंथ में जो जीएसटी के अंदर रेवेन्यू आया था ना वो काफ़ी कम था, तो इसी के बारे में है ये। अब आगे जाते हैं मे बी पेज नंबर 10 पे। अब ये जो आर्टिकल है ना पेज नंबर 10 का, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो माइग्रेशन मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन हुआ उसके बारे में है। तो अब आपको ना एक मैपिंग का क्वेश्चन आ गया, ऑस्ट्रिया को देखना है, तो चलिए देखते हैं ऑस्ट्रिया। ये है आपका ऑस्ट्रिया। अब ना इसके नेबर्स देखो, पहला चेकोस्लोवेकिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में है हंगरी, साउथ में है यूगोस्लोवेकिया, दूसरा साउथ में है इटली, फिर वेस्ट में है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्थ में है जर्मनी। हो गए 6 कंट्रीज़, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, चेकोस्लोवेकिया, हंगरी और यूगोस्लोवेकिया। ठीक है, ये कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। और ये ना यूरोप के अंदर है, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का ही मान लो पार्ट। ऊपर इसके है इधर अटलांटिक ओशन, फिर नीचे मेडिटेरियन सी, इसके ऊपर जो ये कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये इसके ऊपर हैं। सो यही है, बस हो गया मैपिंग। अब देख लेते हैं आर्टिकल में क्या है। तो इस आर्टिकल के अंदर क्या ना ये जो हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया ना इसके बारे में है। ये अग्रीमेंट क्या कहता है, ये अग्रीमेंट ना जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना इंडिया से, जो ऑस्ट्रेलिया में इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ना उनके बारे में है। बताया है इन्होंने कि कितने, मतलब अराउंड, एक सेकेंड नीचे है, हाँ ये रहा, अराउंड 15,000 जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ना वो हैं अभी ऑस्ट्रिया में। तो इन माइग्रेंट्स को आप ना इस कंट्री में, इंडिया में वापस रिटर्न करो, एंड इसकी बारे में बात है। सो इसी के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ, तो यही था। तो आपको क्या करना है, इंडिया और ऑस्ट्रिया के वैसे इतने खास तो रिलेशन है नहीं, पर जाके आप IR की बुक में से पढ़ लेना। और ये तो मैंने बता दिया। MMPA के बारे में क्या होता है ना, अग्रीमेंट होती है कि जो माइग्रेशन हो रहे हैं उसके बारे में, तो ये अग्रीमेंट साइन हुई है अभी। अब नेक्स्ट है ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब रिसेंटली ना जो स्टडी हुई ना उनमें ये पता चला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बढ़ी है, 8.3% से बढ़ी है। पर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना जो रूरल एरिया है वहाँ कम बढ़ी है। रूरल एरिया में फिर भी कम बढ़ी है, पर अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
तो आपके मे बी GS3 के इकोनॉमी के सिलेबस में है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ज़रा अपना सिलेबस देखिए, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो उस सिलेबस में जाके आप अपनी बुक में जाके अनएम्प्लॉयमेंट पढ़िए, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में से एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, तो ये पढ़ना है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये वाला पीएम मोदी जी जिसमें है, वो डील करता है इंटरनेशनल मिलेट डे से। रिसेंटली ना इंटरनेशनल मिलेट डे ये जो ईयर है ना 2023, इसे मनाया जाने वाला है एज अ इंटरनेशनल मिलेट डे। अब ये मिलेट डे क्यों? क्योंकि ना मिलेट हमारा ओरिजिनल क्रॉप है जिसमें बहुत कम पानी यूज़ होता है, तो यही है, इससे इसी के बारे में पूरा ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल के अंदर तो कुछ ही बातें हैं, जैसे कि संडे को यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि हम मिलेट डे ईयर लॉन्च कर रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 15 एक्टिविटीज़ बताई 15 दिन के लिए, और कोई न्यूट्रिशनल फूड और स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी कहा कि आप अपनी जो न्यूट्रिशन डाइट है उसके अंदर मिलेट्स को इन्वॉल्व करो, एंड ईट राइट मील्स जैसे स्लोगन्स वगैरह दिए। तो यही था इसके बारे में। बट इसके बारे में ना आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखनी होगी मिलेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और यूपीएससी में ना मिलेट के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हैं ना। अब जो मैं कह रही हूँ वो बस आप सुनते जाओ। तो ये डे को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ना फूड सिक्योरिटी में हम कंट्रीब्यूशन कर सकें। कैसे? देखो यार, लैंड है, लैंड के अंदर आप ज़्यादा इरिगेशन करोगे ना तो वो लैंड के अंदर सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा। जैसे भी पाकिस्तान में हो रहा है, एक वाइट सी परत चढ़ जाएगी लैंड के ऊपर, वो नमक की परत होती है वो चढ़ जाती है। तो ऐसे फूड्स आप उगाओ जो ना आपके सॉइल के हिसाब के हों। जैसे मिलेट्स है, बहुत कम पानी यूज़ होता है और बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, तो उन्हें अगर आप उगाओगे ना तो आपको ज़्यादा इरिगेशन भी नहीं करना होगा, वाटर बचेगा। दूसरा, आपका लैंड भी जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, आपका लैंड बचेगा और आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फूड सिक्योरिटी को फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। अब अगर बात करें मिलेट की, तो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये मिला था फर्स्ट टाइम, और इंडिया ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट के मामले में। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज जो है ना ये मिलेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। और रही बात मिलेट्स की, तो वो रिच होते हैं, मैंने अभी बताया था, वो न्यूट्रिशन में काफ़ी रिच होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो रागी होता है ना, रागी, उसके अंदर हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट है, तो यही है। और इसके अंदर ना ग्लूटीन भी काफ़ी कम होता है। आपने यूरोपियन देशों में देखा होगा कि वो वीट खाना बंद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्लूटीन से डर लगता है। तो ये ना ग्लूटीन फ्री भी है, तो आपको जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो भी काफ़ी कंट्रोल करके रखेगा। सो ये सारे फ़ायदे हैं मिलेट्स के, और आपको मिलेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि चांसेस हाई हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आने के। प्रीवियसली भी क्वेश्चन आए हैं मिलेट में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो। सो यही है। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये जो 108 साइंस इंडियन साइंस कांग्रेस जो कल होल्ड होने वाली हो उसके बारे में, तो इसके बारे में कल एक अच्छा सा आर्टिकल आएगा, तभी पढ़ लेना। और ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताऊं तो रिसेंटली ना हम लोग डीप सी मिशन हमने लॉन्च किया है। डीप सी टेक्नोलॉजी हम बनाने वाले हैं ताकि हम डीप सी की स्टडी कर सकें, तो यही है। अब कल इसके बारे में आर्टिकल आएगा ही अच्छा सा। मे भी हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए, एडिटोरियल बाकी। हाँ, ये एक रह गया। देखो, रिसेंटली ना जो ब्राज़ील है वहाँ एक न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए जिनका नाम है लूला। इनका नाम दूसरा है, इनका नाम जो है ना ये है ल्यूजी इनको लूला दे सेल्वा, ये इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में इन्हें लूला बोलते हैं। तो ये है, नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए, एंड ये 1 जनवरी को प्रेसिडेंट बन गए थे ब्राज़ील के। तो अब जाते हैं एडिटोरियल पे। तो पेज नंबर 8 पे ये आ जाता है आपका डीप फेक के ऊपर। तो क्या है ये डीप फेक? डीप फेक ना एक ऐसी टेक्निक है जिससे ना, ये लिखा है, ये रहा देखो, सामने वाला ना आपकी किसी वीडियो में आपकी इमेज डाल दे, है ना। जैसे ये मेरी इमेज है,
ये मोदी जी बोल रहे हैं उनके फ़ोटो में डाल दें, तो ऐसा दिखेगा मैं मोदी जी की जगह बोल रही हूँ, ऐसा दिखेगा। तो ये होता है डीप फेक। अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। अब ना आप इस इनमें और इनमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से देखना, ये जो दीदी है ना, ये इन जैसी नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी लग रही है ना, थोड़ी थोड़ी क्या पूरी लग रही है, ध्यान से देखो तो। अब यही लेडी है, देखना, इन्हीं लेडी की दूसरी लड़की के साथ डीप फेकिंग करें तो ये देखो। अब इन दीदी के साथ डीप फेसिंग की ना, तो इनका फेस ऐसा हो गया। डिफरेंस दिख रहा है आपको इस इमेज में और इस इमेज में? कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, दोनों एक ही पर्सन है, बस इनकी ये जो लेडी है ना, इनकी डीप फेकिंग इनसे की है, सो ऐसा फेस निकल के आया। और इन लेडी की जो डीप फेकिंग है ना, वो इन्हीं सेम लेडी की डीप फेकिंग इस लेडी से की है, तो ऐसा फेस निकल के आया। तो यही होती है डीप फेकिंग, मतलब फेस किसी और का हो और लगा किसी और के वीडियो में दिया गया हो, ये होती है डीप फेकिंग। तो इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है डीप फेकिंग। जो डीप फेकिंग है ना, एक मैनिपुलेट कर देती है किसी इंसान की या किसी पर्सन की इमेज जो होती है ना, उसे ऐसे मैनिपुलेट कर देती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कि वो हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सेशन लगता है, मतलब इतना ज़्यादा रियल लगता है, लगता ही नहीं है कि वो गलत है। तो यही बात कर रहे हैं हाइपर डीप फेसिंग की। ये यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, एंड ये ना बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। काफ़ी सारे क्राइम्स और इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे हम एक सेकेंड, हाँ, और ज़्यादातर इसके विक्टिम्स ना कौन होते हैं? जिनकी कोई गलती नहीं, मतलब कई बार पोर्नोग्राफी में भी किसी की इमेज लगा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा गलत यूज़ ना इसी में हो रहा है। और आपको पता हो तो प्रीवियसली मैंने एक एडिटोरियल में भी कवर किया था, जैसे वर्ल्ड लीडर्स की फ़ोटोज़ पे लगा दे, एंड ये सब हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये रहा, इधर लिखा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ना हमें उन सब लोगों को मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उन्हें भी अपनी पॉलिसीज़ में, सिविल सोसाइटी में इस टेक्नोलॉजी के लेके ना अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और इसके लिए एक मीनिंगफुल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। तो यही है डीप फेक के बारे में। चाइना ने पता क्या किया, मैंने प्रीवियस एडिटोरियल में कवर भी किया था। चाइना ने क्या किया कि कहा आप डीप फेक करो, ठीक है, करो, खूब करो, बट उससे पहले जिसकी इमेज के साथ आप ये कर रहे हो ना, उसकी परमिशन लो। तो ये चाइना ने कहा था, तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए हमें भी। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये बेड लोन के बारे में। सो इसके अंदर कुछ नहीं है। बेड लोन वो होता है जैसे नीरव मोदी हैं, बैंक के पास रुपए कहाँ से आते हैं? हम जैसे लोग उधर जाके अपने रुपए जमा करवाते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट मिले। अब बैंक उस रुपए को लेके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को चाहिए उन्हें दे देती हैं। अब ये बिजनेसमैन कई बार नहीं कर पाते तो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो रुपए तो बैंक के पास गए नहीं, तो ये हो गया बेड लोन, ठीक। जो रुपए टाइम टू टाइम बैंक के पास नहीं जा पाते वो हो जाती हैं बेड लोन। अब आगे जाएं तो ये इंडिया चाइना के बारे में है। इसमें ऑथर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो क्लैशेस हुए थे इंडिया और चाइना के गलवान के अंदर, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। देन ये कहते हैं अभी जो यांगस्टे में जो क्लैशेस हुए हैं उसके बारे में। सो ये सारी स्टार्ट करते हैं, एंड आगे जाके कहते हैं कि ये जो टेरिटरी है ना, ये जो होता है ना वो इसलिए क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कहाँ कहाँ? टेरिटोरियल डिस्प्यूट है अक्साई चीन वाले एरिया में, ठीक है, और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ। ये दोनों टेरिटरी को चाइना अपनी क्लेम करता है, इस वजह से ये इशू है। आगे ये कह रहे हैं कि जो ये डिस्प्यूट है ना, ये किसी एक जगह पे नहीं है, ये ना 3 सेक्टर्स में है। कौन सा? पहला तो देखा जाए तो वेस्टर्न सेक्टर है ना। एक सेकेंड, ये मैंने सही नहीं किया, रुको। हाँ, पहला देखा जाए तो वेस्टर्न सेक्टर। अब वेस्टर्न सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? जो लद्दाख वाला रीजन है वो, अब उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ट्रिगट हाइट और दलत बाग, ओल्डी, ये सारे जो एरिया हैं, डैम चौक है,
इन जगहों पे काफ़ी क्लैशेस होते हैं। और प्रीवियसली हमें याद हो तो पेंगोंग त्सू लेक के पास, गैल्वान वैली के पास और हॉट स्प्रिंग वगैरह हैं, वहाँ ज़्यादातर ये क्लैशेस होते हैं, ये कह रहे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि कुछ क्लैशेस मिडल सेक्टर पे भी होते हैं। अब मिडल सेक्टर कहाँ, जो अभी रिसेंटली यूएसए जो एक्सरसाइज कर रहे थे ना, यूएसए और इंडिया की जो युद्धाभ्यास हुआ था ना, उसका नाम ही था युद्धाभ्यास, जो 100 किलोमीटर्स दूर था, जो LAC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे। तो उस जगह की बात कर रहे हैं जो मिडल सेक्टर है, जहाँ बनहोती पोस्ट और नॉर्थ में जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ ये एक डिस्प्यूट है। और लास्ट डिस्प्यूट जो है ना, वो है अरुणाचल का। अब अरुणाचल में कहाँ, अरुणाचल के अंदर भी तवांग वाले सेक्टर में, जो अपन सबनसरी है ना, उसे चाइना अपना रीजन मानता है। इनफैक्ट पूरे जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसे ही अपना रीजन मानता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है। एंड यार, ओहो, ठीक है, कोई ना, चलो। एंड उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये इशू है। और तो और जो चाइना है ना, वो काफ़ी सारे लॉजिस्टिक डेवलप कर रहा है एंड काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बना रहा है। बहुत रैपिडली ना वो रोड्स बना रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है, वो काफ़ी रैपिडली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और तो और टेरिटोरियल क्लेम करते रहते हैं। और रही बात रिलेशन की ना, तो उनके पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं कि UN के अंदर जब इंडिया बात करता है ना, इन टेररिस्ट को आप पकड़िए एंड इन टेररिस्ट को एज अ पूरी वर्ल्ड के लिए ख़तरा बताइए, तो उन टेररिस्ट का भी जो वीटो पावर यूज़ करके ना, उन टेररिस्ट को भी बचा देता है, टेररिस्ट को भी बचा देते हैं चाइना की गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है इंडिया के मामले में, इसलिए। सो आगे बात करें तो यही है। और प्रीवियसली भी जो माओ ज़ेडुंग की सरकार थी, उन्होंने भी यही किया था एंड हमारे अक्साई चीन वाले एरिया को कब्जाया था, और ऐसा ही हो रहा है। बट ये सब तो ठीक है, चाइना भी अंदर से टूटा है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी ना, उसकी वजह से, और उनके ऑथोरिटेरियन जो रूल है उसकी वजह से। अब आगे बात करें तो जो 1962 में हुआ था ना, वो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाइना तब ना, इंडिया इतना इंटरडिपेंडेंट, अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं था, इतना आत्मनिर्भर नहीं था, इतना सेल्फ रिलायंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम ना मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए USA का सपोर्ट लेते थे। वेरएज़ अब जो बात करें ना, तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने जो हथियार हैं वो खुद बनाते हैं। और आगे बात करें तो ये और कह रहे हैं कि जो तवांग सेक्टर में जो हुआ था ना पहले, वो अब नहीं होगा। एंड दोनों ने अपनी फोर्सेस अलग कर दी हैं, बफर जोन क्रिएट कर दिया है। सो यही है एंड बस ये था। हाँ, लास्ट में ये कह रहे हैं कि चाइना जो है ना, ये सोचता है कि एशिया के अंदर हम सुपीरियर रहें, एंड इसी के बारे में है। एक और है इंडिया चाइना के बारे में, वो ना पोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी के बारे में, ये रहा। चलो ये भी डिस्कस कर रही है। इसके अंदर ना कुछ ही बातें हैं डिस्कस करने जैसी। इसके अंदर जैसे एक चीज़ आप समझो, बाइपोलर मतलब वर्ल्ड ना दो लोगों से ही चल रहा है। जैसे एक USA हो गया, एक चाइना हो गया, वर्ल्ड के ये दो लीडर हैं, ठीक। एक यूनिपोलर मतलब एक ही राजा, अब वो राजा कौन? USA, ठीक। और एक बात इसमें यह है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब सब राजा, ठीक है, सब अपने हिसाब से देखे। तो इसी के बारे में बात है कि कैसे जो रशिया और चाइना हैं ये डिमांड करते हैं मल्टीपोलर या बाइपोलर वर्ल्ड की, वेरएज़ USA ना डिमांड करता है एक यूनिपोलर वर्ल्ड की, एंड इंडिया भी डिमांड करता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की। इसी के बारे में पूरी बात है। जैसे रशिया यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे जो सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर USA ने, जस्ट बिकॉज वो इसलिए क्योंकि उनके पास सैंक्शन लगाने की पावर है, एंड इस वजह से ये दिखाता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है। अगर यही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होता तो ये सब नहीं होता। तो यही बात है पूरे आर्टिकल में, बस और ज़्यादा कुछ देखने से है नहीं।
और ये हमारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी ना उसके बारे में है। इसके बारे में कई बार डिस्कस किया ही है मैंने। बस ये था, हो गया आज का। होप सो अच्छा लगा हो आपको। बस हो गया। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।